हम क्या देख रहे हैं अभी? संस्थानों के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं? संस्थानों के बारे में। हमारी एक क्लास अभी हुई थी और उसमें हमने क्या देखे थे? गाय एवं भैंस के प्रमुख संस्थान। क्या देखे थे? गाय एवं भैंस के प्रमुख संस्थान। जैसा कि गाय और भैंस के प्रमुख संस्थान की जब बात आती है तो हमने 10 प्रकार के संस्थानों के बारे में देखे थे। अब 10 प्रकार के संस्थान में पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान, जनन संस्थान, दुग्ध निष्कासन संस्थान, रक्त परिसंचरण संस्थान, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये सारे संस्थान जो है निश्चित जो है अपने अपने स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद में हमने पाचन संस्थान के बारे में देख लिए थे, पूरा अच्छे से समझे थे हमने पाचन संस्थान कैसे कार्य करता है, कौन कौन से अंग होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कौन से जुगाली करने वाले रहते हैं, कौन से जुगाली नहीं करने वाले रहते हैं, ये सारे हमने जानकारी देख लिए। अब आज हम देखेंगे रक्त परिसंचरण श्वसन तंत्र देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? या श्वसन संस्थान, या हम क्या बोलेंगे? श्वसन संस्थान। तो श्वसन संस्थान के बारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये श्वसन तंत्र जो है पशुओं के शरीर में कैसे कार्य करता है, कौन कौन से अंग की भागीदारी होती है, क्या क्या पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले श्वसन संस्थान में ये 2-4 लाइन दी है, उनके बारे में हम समझते हैं। ठीक, यहाँ सभी को ध्यान देना है। हालांकि श्वसन तंत्र के बारे में सभी को पता है कि नहीं? सभी को पता, हम ऑक्सीजन लेते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और यह क्रिया जो है हार्ट के माध्यम से होती है। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको ये समझा दिया, बाकी डिटेल में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। श्वसन से तात्पर्य श्वसन द्वारा लिए गए वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़े द्वारा रक्त में पहुंचाना तथा रक्त द्वारा इस ऑक्सीजन को विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना तथा पुनः ऊतकों में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त द्वारा फेफड़ों तक पुनः फेफड़ों से वायुमंडल में पहुंचाना। यही बात मैंने आपको सीधा बोल दिया कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन पहुंचाने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया में महत्वपूर्ण भागीदारी कौन निभाता है? ब्लड निभाता है। कौन निभाता है? ब्लड। ठीक, ब्लड के जो हीमोग्लोबिन रहते हैं ना, जो लाल रक्त कणिकाएं, उसी में जुड़कर ऑक्सीजन जो है शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक, उनकी एक एक कोशिकाओं तक पहुंचती है और वहां पर जो भी गर्मी है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, बदले में वो वापस लेके आती है और फिर हमारा जो श्वसन तंत्र है इसके माध्यम से हम वायुमंडल में उसे क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से अंग होते हैं भाई जो इसमें भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पर दिया था, यहाँ देख लिया हमने, रक्त द्वारा फेफड़ों तक पुनः फेफड़ों से वायुमंडल में पहुंचाना। वे सभी अंग जो इन दोनों गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं, इनसे मिलकर क्या बनता है? श्वसन तंत्र बनता है। क्या बनता है? श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा। लंग्स। क्या है? लंग्स। अब इसमें क्या होता है? जहां वायुमंडलीय गैसों एवं रक्त के बीच ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, फेफड़ों की दीवारें इसके लिए विशिष्टकृत होती है। मतलब फेफड़ों की दीवारें जो है ऐसी बनाई जाती है ताकि वो ऑक्सीजन घटने बढ़ने में सिकुड़ सके। सांस लेने की क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में पूर्ण होती है? 2। पहला चरण है अंतःश्वासन में बाहर से हवा नासिका मार्ग से श्वसन नाल द्वारा फेफड़ों तक ले जाई जाती है। पहला समझ में आया? अंतःश्वासन। अंतःश्वासन नासिका के माध्यम से हम सांस ले रहे हैं, तो ये सांस को जो है हम नाक के माध्यम से फेफड़े में जाती है और फेफड़े से फिर पूरे शरीर में फैल जाती है। जब बाहर से ऑक्सीजन अंदर जाती है नाक के माध्यम से, तो ऐसे श्वसन को क्या कहते हैं? अंतःश्वासन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःश्वासन कहते हैं। फिर से एक बार, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया, अब ध्यान से समझिए। अंतःश्वासन, अंतःश्वासन में बाहर से हवा नासिका मार्ग यानी नाक में जो छिद्र है उनके माध्यम से, उसे नासिका मार्ग की बात कही गई है, श्वसन नाल द्वारा फेफड़ों तक ले जाई जाती है। ऐसे श्वसन को क्या कहते हैं? अंतःश्वासन कहते हैं। अब दूसरा श्वसन बाह्य श्वसन।
दूसरा श्वासन बाह्य श्वासन। बाह्य श्वासन में गैस आदान प्रदान के पश्चात हवा फेफड़ों से श्वासन नाल द्वारा पुनः नासिका मार्ग से बाहर फेंक दी जाती है। तो नासिका मार्ग से जो बाहर जो वायु आती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो गर्म हवा छोड़ते हैं वो हवा कार्बन डाइऑक्साइड की है। ठीक है ना? तो श्वासन दो प्रकार के होता है, अंतः श्वासन और बाह्य श्वासन। अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये नासिका छिद्र है, ये नासिका गुहा है। यहाँ से ऑक्सीजन स्टार्ट होता है तो ये एक विशेष नली है, यहाँ से फिर यहाँ पहुँचता है। इस अंग को क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? फेरिंग्स। और उसी के जस्ट नीचे, ग्रसनी के नीचे क्या होती है? कंठ नली। क्या होती है? कंठ नली। जैसे मेरी ये कंठ नली है कि नहीं है? ये कंठ नली है, यहीं से ही आवाज निकलती है। अरे ये दिख रहा है नहीं? ऊंचा ऊंचा था। ऐसे ही पशु में भी होता है, छींके देखना ऐसा जबड़े के नीचे। ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो ट्यूब आपको दिख रही है ये श्वास नली है, ये श्वासनी है। ये जो छोटे छोटे ये यहाँ पर दिख रही है नाड़ी जैसे। फिर ये ऊपर वाला भाग क्या है? ब्रोंकाइस है ये। और फिर ये श्वास नली, ये ऐसी फैली है श्वास नली। देखो ये एकदम जैसे पत्ती में छोटी छोटी नस फैली रहती है कि नहीं, नसी, ऐसे ही ये पूरे जो है फेफड़े में फैली हुई है। ये क्या है? ऑक्सीजन को पहुंचाने वाली और लाने वाली काम इन्हीं का होता है। फिर ये जो भाग जो पूरा है ये क्या कहलाता है? फेफड़े कहलाता है। क्या कहलाता है? फेफड़े, लंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लंग्स कहलाता है। अब यहाँ एक एक भाग बहुत अच्छे से बताया गया है। देखो नासिका छिद्र, नासिका छिद्र का क्या काम होता है? वायु को अंदर प्रवेश कराना। क्या होता है? वायु को अंदर प्रवेश कराना। फिर नासिका गुहा का क्या कार्य होता है? यहाँ वायु को छाना जाता है। यहाँ क्या किया जाता है? वायु को छाना। जैसे हमारे इधर ये बाल लगे रहते हैं नाक के अंदर, तो ये बाल का क्या कार्य होता है? आपको नहीं है पता? जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, जो भी यदि मिट्टी का कण यदि धोखे से वायु में मिलकर हमारी नाक में अंदर जाने की कोशिश करे तो ये बाल पहले ही उनको रोक देते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये बाल क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। फिर आप यदि आप ज्यादा डस्ट में काम करते हो, फिर आप ऐसा ऐसा करके देखते हो तो कचरा वो तो डायरेक्ट अंदर चला जा रहा था, वो क्यों नहीं गया? वो बाल जो है उनका काम क्या है? जो मिट्टी के कण है उनको रोकना। तो ऐसे ये नासिका गुहा भी वायु को छान कर अंदर पहुंचाती है। अब ग्रसनी, यहाँ नासिका गुहा और गुहा से वायु को कंठ की ओर ले जाने का कार्य इसका होता है। ये कंठ नली इस तरह की रहती है दिखने में। ये श्वास नली है, क्यों देखो पाइप ऐसा ये शरीर के अंदर रहता है। फिर ये श्वासनी, श्वासनी का मतलब ये है ये जाल जैसा फैला रहता है छोटी छोटी नलियों का, उसे क्या कहते हैं? श्वासनी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ये सभी पूरे अंग में है, ये पूरा अंग में है। एक एक जहां भी कोशिका उतक है वहां ये एक एक जाली ऐसी फैली है, इसी से वायु जा रही है। यदि जिस अंग में वायु नहीं जाएगी तो क्या होगा? वह अंग पैरालाइसिस हो जाएगा, मतलब मृत हो जाएगा। अरे जिस अंग में यदि ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो जिंदा बचेगा क्या? नहीं बचेगा। फिर ये श्वासनी का है, ऐसे गुच्छे होते हैं। फिर अंदर लास्ट में फिर ये फेफड़े होते हैं, ये डायफ्राम होता है। ये फेफड़े के अंदर की संरचना है। ये डायफ्राम कहाँ की संरचना है? फेफड़े के अंदर ऐसी जाली है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ये फेफड़े के अंदर ऐसी जाली रहती ना, तो वहां पर धुआं जम जाता है। तो वहां धुआं जम जाता क्या है? होता क्या है? फिर वो धुआं के कारण उनको सांस लेने में परेशानी होने लगती है, क्योंकि ये क्षेत्र बंद हो जाते हैं धुआं के कारण। फिर इसके बाद में ये इस तरह से वायु प्रवाह होती है। फिर यहाँ नीचे और कुछ अच्छे बड़े स्लाइड में आपको समझा दिया गया है। भाई नासिका छिद्र ये है, नासिका गुहा है और प्रेषणीय है, कंठ नली ये होती है, ग्रास नली ये होती है, श्वासनीय होती है। फिर अब इसके बाद में हम फिर से आ जाते हैं हमारे सिलेबस के अंदर। हालांकि हम अभी सिलेबस के अंदर नहीं है कि नहीं? सिलेबस के अंदर लेकिन हम डायग्राम को जो है एक स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं। तो देखिए नासिका गुहा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नासिका गुहा में क्या होता है? यहाँ हवा को नमी प्रदान की जाती है, गर्म किया जाता है तथा हवा के साथ आने वाले जीवाणुओं को प्रवेश को क्या किया जाता है? रोका जाता है। मतलब नासिका गुहा से जब हवा अंदर जाती है, यहाँ अंदर, यहाँ पर है नासिका गुहा, इसके जस्ट नीचे, यहाँ इसके नीचे इधर आधा उसमें आएगा, खोपड़ी के अंदर आएगा।
ठीक है, जहां से नली है। तो ये क्या काम करता है, जो भी जीवाणु है, धूल है, उनको जाने से रोकता है। ये नासिका गुहा का कार्य होता है। यहाँ कहीं दिया कि नासिका गुहा, नहीं दिया। अब क्या दिया है, ग्रसनी। क्या दिया है, ग्रसनी। ग्रसनी मतलब वो नली। अब देखते हैं ये क्या काम करती है। क्या है, हवा को मार्ग प्रदान करती है, मतलब हवा को जाने की रास्ता बनाती है। इसमें होकर भोजन तथा गैस दोनों गुजरते हैं। एक दिन मैंने बताया था ना, भोजन और गैस दोनों कैसे गुजरते हैं, फिर कभी बताओ। यह है एपिग्लाटिस होता है। कैसा होता है, यह है एपिग्लाटिस होता है, जो भोजन नली एवं श्वसन नली को अलग करता है। स्वरयंत्र, स्वरयंत्र जहां से हमारी आवाज निकल रही है, वो भी श्वसन अंग से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, श्वसन अंग से, क्योंकि बोल भी हम वहीं से रहे और हवा की नली भी वहीं से गई है। तो उसे क्या कहते हैं, स्वरयंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्वरयंत्र। श्वसन नाल, श्वसन नाल को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। यह लंबी तथा कार्टिलेज की बनी नली है। लंबी तथा कार्टिलेज की बनी नली है। आगे चलकर यह दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में। पहला भाग का क्या नाम है, प्राथमिक फुफ्फुस नाल। प्राथमिक फुफ्फुस नाल। और फिर इसके बाद में फुफ्फुस नाल क्या होते हैं, अब इसके बारे में देखते हैं। इसकी आंतरिक दीवारें स्तंभिक उपकला की बनी होती है, जिस पर पक्षांग उपस्थित होते हैं। आंतरिक दीवार पर ग्लोबुलेट कोशिकाएं की उपस्थिति होती है, जो म्यूकस का स्राव करती है। यह प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उप फुफ्फुस में बटा होता है। दोनों प्राथमिक उप फुफ्फुस दो फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। यहाँ ये पुनः द्वितीयक एवं तृतीयक उप फुफ्फुस में बटे होते हैं। फुफ्फुस नाल मतलब हमारे हृदय में ये होता है। अब देखेंगे फेफड़े, किसके बारे में देखेंगे, फेफड़े। तो फेफड़े के बारे में तो ऑलरेडी सभी को पता है, फिर भी हम एक बार समझेंगे। गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः फेफड़ों में होता है। कहां पर होता है, फेफड़ों में होता है। फेफड़े मुख्यतः तीन भागों में बटा होता है। फेफड़े को तीन भागों में बांट दिया जाता है। तो पहला भाग क्या है, बाह्य पिंडक। पहला भाग क्या है, बाह्य पिंडक। लेकिन मोस्टली पेपर में आएगा तो ऐसा नहीं आएगा। पेपर में ये पूछेगा कि फेफड़े को कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3 4, ठीक। बाह्य पिंडक, मध्य पिंडक और अंतस्थ पिंडक, ये तीन भाग में फेफड़े को बांटा है। फेफड़े की आंतरिक परत को क्या कहते हैं, फेफड़े के अंदर के भाग को क्या कहते हैं, प्लीउरा। क्या कहते हैं, प्लीउरा। प्लीउरा बहुत सारे झिल्ली नुमा थैलियों में बटी होती है और इन थैलियों को क्या कहते हैं, एल्वियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं इन थैलियों को, एल्वियोलस कहते हैं। एल्वियोलस की सतह पर गैसें आती है तथा गैसों एवं उनके करीब से गुजरने वाली शिराओं में बह रहे रक्त के बीच केवल एक झिल्ली होती है, जिससे होकर गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। अब इसके बाद में देखेंगे हम रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तथा ऑक्सीजन रक्त में मिलता है। यह आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। बस श्वसन तंत्र इतना ही था, ठीक है। अब हम देखेंगे श्वसन तंत्र के कार्य। क्या देखेंगे, श्वसन तंत्र के कार्य। यह शरीर के अंदर विकार के रूप में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। शरीर के अंदर जो बेकार कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालने का काम किसका रहता है, श्वसन तंत्र का। किसका रहता है, श्वसन तंत्र का। यह शरीर के विभिन्न अंगों का श्वास नली ऊतकों को O2 प्रदान करता है और श्वसन के माध्यम से ही O2 शरीर के अंदर जाती है, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाती है। यह वायु के श्वसन संपन्न कराकर शरीर में एटीपी निर्माण में मदद करता है। एटीपी मतलब ऊर्जा, एटीपी मतलब ऊर्जा। एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का मतलब क्या है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा निर्माण की एक विधि है। शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने में किसका योगदान है, श्वसन तंत्र का। किसका है, श्वसन तंत्र। तो अभी हमने क्या समझे, श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र समझ में आया, यस सर। श्वसन तंत्र का क्या कार्य होता है,
ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। और इसके बाद हमने देखे थे श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है? फेफड़ा। कौन सा होता है? फेफड़ा। और फेफड़े को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में।